झाई गैन ने अपनी बाहें पार की और यू शियाओ के से कहा कि वह बाकी सब उसके हाथों में छोड़ रहा है। यह सुनकर उसने समझकर जवाब दिया। फिर उसने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए, जिससे एक हरे रंग की ऊर्जा निकली और एक अवरोध बन गया। उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया और सभी को समझाया कि उसने मुख्यालय के चारों ओर जासूसी के खिलाफ एक सुरक्षात्मक अवरोध लगाया है, ताकि वे सभी जासूसी की चिंता किए बिना स्वतंत्र रूप से बात कर सकें। जियांग बस चुपचाप खड़ी रही, उसे देखने लगी और आश्चर्यचकित हो गई कि यह किस तरह की शक्ति थी। कुछ ही सेकंड में उसकी शक्ति सभी दिशाओं में फैलने लगी, जिससे सुरक्षात्मक अवरोध लगातार बड़ा होता गया। झाई गैंग जियांग के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा, उसकी आंखें बंद कीं और एक सुखद मुस्कान के साथ उससे पूछा कि क्या वह कुछ छिपा रहा है, यह कहते हुए कि वे सभी उसकी मदद करने के लिए यहाँ हैं। बाकी लोग चुपचाप ध्यान से सुनते रहे। जियांग ने अपना सिर नीचे किया, अपने हाथ से अपने सिर को छूना शुरू किया और उदास नजर से सबको बताया कि कल उसने झायो परिवार के झायो युआनवो को मार दिया था। हालांकि उसने उसके शरीर और निशानों को पूरी तरह से मिटा दिया था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि झायो परिवार के पास जांच और ट्रैकिंग के दूसरे तरीके हैं या नहीं। यह सुनकर सभी चौंक गए। जियांग ने घबराए हुए भाव से जियांग को देखना शुरू किया और उससे पूछा कि क्या उसने वाकई झायो परिवार के किसी सदस्य को मार दिया है। झाई गैंग ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, उसे हैरान भाव से देखने लगा और उससे पूछा कि क्या उसने झायो युआनक्वान के पोते को मार दिया है, जो झेंगयाओ के 8वें चरण में था। जू बिलिंग हैरान हुए बिना नहीं रह सका और सोचने लगा कि जियांग इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि उसने झायो परिवार के किसी सदस्य को मार दिया। जियांग, जो अपने सिर को अपने हाथ से छू रहा था, उनके भावों को देखकर लगा कि उसने अब सबके लिए परेशानी खड़ी कर दी है। झाई गैंग ने जियांग की ओर देखना शुरू किया और सभी को समझाया कि यह सर्वविदित है कि झायू परिवार ने कई बुरे काम किए हैं। झायू परिवार के युवा सदस्यों ने हाल के वर्षों में कई समस्याएं पैदा की हैं। वह लोगों की रक्षा करके अच्छा करने के लिए उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अपनी बाहें पार कीं और एक गंभीर नजर से उसे याद आया कि 8वें परिवर्तन की शक्ति निस्संदेह भयानक थी। लेकिन जो कुछ वह जानता था, उसके अनुसार उसका आखिरी पोता झायू युआनवो था, जो उसका सबसे अयोग्य और सबसे कम पसंदीदा था। ऐसा कहा जा रहा है, यह संभव था कि बूढ़ा झायू युआनक्वान व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप न करे। जेन टैंग, जिसका एक हाथ उसकी कमर पर था, ने दूसरा हाथ उसकी ओर बढ़ाया और दृढ़ निश्चयी नजर से उसे देखने लगी। उसने उसे चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि अगर झायू परिवार किसी को भेजता है तो वे नाइट वॉच उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि वे कमजोर नहीं थे। जियांग ने झाई गैंग को एक सुखद नजर से देखना शुरू किया और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और खुश महसूस किया। वह एक अनाथ था और भले ही उसके पास ऐसे पड़ोसी थे जिन्होंने बचपन से ही उसकी मदद की थी, लेकिन यह पहली बार था जब उसे घर जैसा महसूस हुआ। झाई गैंग ने उसकी ओर पीठ फेरी दूर जाने लगा, थोड़ा सा अपना सिर उसकी ओर घुमाया और सोचा कि भले ही झायू युआनवो बेकार था, लेकिन वह शायद पहले ही साधना के दूसरे स्तर पर पहुंच चुका था। वह जल्दी से जियांग के पास गया, उसे कंधों से पकड़ा, उसकी आंखों में देखने लगा और हैरान नजर से उससे पूछा कि वह सृजन वर्ग में स्तर 17 का जागृत व्यक्ति होते हुए भी युद्ध वर्ग में स्तर 30 के किसी व्यक्ति को कैसे मार सकता है। जियांग कुछ घबरा गया, उसे पसीना आने लगा। उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उससे कहा कि वह ज्यादा उत्साहित न हो, क्योंकि वास्तव में उस समय किसी ने उसकी मदद की थी। यह सुनकर झाई गैंग ने उससे पूछा कि उसकी मदद किसने की थी। जियांग ने अपना हाथ अपने सिर के पीछे रखा
अपनी आंखें बंद की और एक मजबूर मुस्कान के साथ उसने खुलासा किया कि जियांगन में रहने वाले लियू परिवार की तीसरी बेटी ही वह व्यक्ति थी जिसने उसकी मदद की थी। उसने यह भी कहा कि उसने एक छिपी हुई रक्षा कक्षा को जगाया था। यह सुनकर हर कोई जियांग को आश्चर्यचकित नजर से देखने लगा और आश्चर्यचकित हो गया कि क्या वह जियांगन के सबसे धनी व्यापारी परिवार लियू परिवार की बेटी लियू सैंडो के बारे में बात कर रहा था। झाई गैंग जियांग के पास गया, उसे फिर से कंधों से पकड़ लिया, उसे हिलाना शुरू कर दिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और एक सुखद मुस्कान के साथ उसकी प्रशंसा की क्योंकि भले ही लियू परिवार योद्धाओं का परिवार नहीं था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वे अमीर थे। इसलिए अगर किसी दिन जियांग खुद को मुसीबत में पाता है तो लियू परिवार सिर्फ बेकार नहीं खड़ा रहेगा। वह झाई गैंग को देखने लगा और पसीने से तरबतर हो गया और आश्चर्यचकित हो गया कि वह क्या कर रहा था। उस पल जियांग के शरीर से एक शक्तिशाली बैंगनी ऊर्जा निकलने लगी। कई सेकंड बाद जब झाई गैंग ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि जियांग का शरीर एक शक्तिशाली ऊर्जा से घिरा हुआ था। जल्दी से उसने अपने हाथों को अपने कंधे से हटा लिया और यह देखकर वह चौंक गया। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। वह उसे आश्चर्य से देखने लगा। याद आया कि लियू सैंडो ने रक्षा वर्ग को जागृत किया था, इसलिए उसके पास बहुत अधिक हमला करने की शक्ति नहीं थी, जिसका मतलब था कि जिस व्यक्ति ने युआन वू को मारा था वह जियांग था। जियांग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लिटिल नाइन की जहरीली धुंध उसकी हथेली में दिखाई दी। वह उसे घूरने लगा, सभी को यह बताते हुए कि वह वास्तव में दो वर्गों में विशेषज्ञता वाला एक जागृत व्यक्ति था। उसने सभी को बताया कि उसका दूसरा छिपा हुआ वर्ग जहर था। डुआन फेंग जो उसके पीछे खड़ा था उसे आश्चर्यचकित भाव से देखने लगा और हैरान रह गया और आश्चर्य करने लगा कि यह शक्ति क्या है। झाई गैंग ने जियांग का हाथ मिलाने की कोशिश की, उससे पूछा कि उसके पास और कितने रहस्य हैं जो उसे नहीं पता। लेकिन जियांग ने अपना हाथ एक तरफ कर लिया क्योंकि उसके हाथ की हथेली में लिटिल नाइन की जहरीली धुंध थी और उसने समझाया कि यह बहुत जहरीली थी। उसे डर था कि वह इसका विरोध नहीं कर पाएगा। बाकी लोग बिना किसी बाधा के यह देखते हुए चुप रहे। जियांग के वाक्य को पूरा करने से ठीक पहले झाई गैंग उसके पास आया, उससे हाथ मिलाया, फिर अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए उसे चिंता न करने का आश्वासन दिया क्योंकि वह जानता था कि जहर से खुद का बचाव कैसे करना है। लिटिल नाइन की जहरीली धुंध धीरे धीरे झाई गैंग के हाथ से संपर्क बनाने लगी। जेन टैंग ने उनके हाथों को घूरना शुरू कर दिया और यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि यह अजीब जहर क्या है। कई सेकंड बाद जब झाई गैंग ने अपना हाथ हिलाना बंद कर दिया और उसे वापस खींच लिया तो उसने देखा कि उसका हाथ पहले से ही जहर से भरा हुआ था। यह देखकर उसे एहसास हुआ कि यह अच्छा नहीं था। जियांग ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, अपनी आंखें बंद की और उससे कहा कि इस बार वह बहुत आगे निकल गया है। धीरे धीरे जहरीली धुंध उसके हाथ पर फैलने लगी। उसने दूसरे हाथ से उसकी कलाई पकड़ी, जियांग को आक्रामक रूप से घूरा और उससे बकवास करना बंद करने के लिए कहा क्योंकि उसने शुरू से ही जहर से खुद का बचाव करने की कोशिश नहीं की थी। यह सुनकर उसके पीछे खड़ी जेन टैंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और हंसने लगी। इस बीच दूसरी तरफ चू बुएलिंग झाई गैंग के हाथ के पास बैठ गई और उसे ध्यान से घूरते हुए सोचने लगी कि यह जहर क्या है। जल्दी से झाई गैंग ने अपना सिर वापस उस ओर घुमाया जहां झाई ओ की थी और उसे जल्दी से आकर जहर से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए कहा। झाई ओ की, जिसने एक हाथ बगल में बढ़ाया हुआ था, ने अवरोध को निष्क्रिय कर दिया जिससे ऊर्जा धीरे धीरे गायब हो गई।
उसने अपना दूसरा हाथ अपने मुंह के पास रखा, अपनी आंखें बंद की और हंसते हुए उसने उसे हाँ में जवाब दिया। जियांग ने उसे फिर से याद दिलाया कि उसने उसे बताया था कि यह जहर बहुत शक्तिशाली है। वह सोफे पर बैठ गया और जब उसका एक हाथ उसके घुटने पर टिका हुआ था, तो उसने दूसरा हाथ उस तरफ बढ़ाया जहां उसका जहर था। झाई ओकी उसके पास आई, अपनी आंखें बंद की और एक मुस्कान के साथ उसने दोनों हाथ उसके हाथ के पास रखे और अपनी शक्ति का उपयोग करके उसे ठीक करना शुरू कर दिया। जब वह उसे ठीक कर रही थी, उसने अपना सिर जियांग की ओर घुमाया, अपनी आंखें बंद कीं और एक मजबूर मुस्कान के साथ उसे बताया कि यह जहर बहुत अच्छा है और कहा कि उसके पास जितने अधिक कौशल होंगे, वह उतना ही खुश होगा। चू बुएलिंग उनके पास गया, दोनों हाथों को सोफे की बाह पर रखा, जियांग को घूरना शुरू कर दिया और चुपचाप उसे देखा। कई सेकंड बाद एक बार जब झाई ओकी ने अपना हाथ पूरी तरह से ठीक कर लिया, एक गंभीर नजर से उसने जियांग को देखना शुरू किया और उसके बहुत प्रतिभाशाली होने के बावजूद उसने उसे सलाह दी कि वह तंजियाओ शिविर में दाखिला लेने के बारे में भूल जाए, क्योंकि झाई ओ परिवार के साथ जो हुआ उसके बाद दाखिला लेना अच्छा नहीं था। हालांकि तंजियाओ शिविर ने कई मूल्यवान संसाधनों की पेशकश की, लेकिन सबसे अधिक संभावना थी कि झाई ओ परिवार के प्रतिभाशाली लोग भी भाग लेंगे, इसलिए उन्हें केवल कुछ संसाधनों के लिए जोखिम नहीं उठाना चाहिए। जेन टैंग, जो उसके पीछे खड़ी थी, ने अपनी कमर पर हाथ रखा, अपनी आंखें बंद कीं और उसे यह संकेत देने के लिए सिर हिलाना शुरू कर दिया कि झाई गैंग सही था। जियांग ने झाई गैंग को भ्रमित नजर से देखना शुरू किया और पूछा कि उसका क्या मतलब है। जबकि उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, उसने उसे समझाया कि संसाधनों का मतलब भयंकर जानवरों, उपकरणों और अन्य चीजों के खून से है। अगर कोई पहले लोगों में से हो सकता है, तो उसे रहस्यमयी फल और गुप्त क्षेत्र के स्क्रॉल जैसे पुरस्कार भी मिलेंगे। यह सुनकर जियांग हैरान रह गया और सोचने लगा कि क्या झाई गैंग जो कह रहा था वह सच था। उसने कीड़ों की कल्पना करना शुरू कर दिया और सोचा कि वे संसाधन भयंकर जानवरों का शिकार करने के लिए बाहर जाने से कहीं बेहतर थे। कोई नहीं जानता था, शायद उस पल कीड़े फिर से प्रजनन कर सकते थे। जब उसका शरीर जहरीले धुंध से घिरा हुआ था, तो उसने झाई गैंग को गंभीर नजर से घूरना शुरू कर दिया और उसे शिविर में भर्ती होने देने के लिए कहा, क्योंकि वह खतरे से नहीं डरता था। उसे विश्वास था और वह जानता था कि वह खुद की रक्षा करने में सक्षम होगा। यह सुनकर झाई गैंग ने उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा, क्योंकि उसे इसके बारे में सोचने की जरूरत थी। उसी समय झाई ओ परिवार से संबंधित पश्चिमी झील पर कहीं झील के बीच में एक मंदिर था। किसी ने पानी में प्रवेश किया और अपनी शक्ति का उपयोग करके इसे एक तरफ कर दिया, जिससे झील में एक बड़ी दरार बन गई। यह व्यक्ति मंदिर के पास जाने लगा। यह व्यक्ति झाई ओ जियातन झाओ का बेटा था, जिसका नाम झाई ओ बेई हान था। यह देखकर कि वह कितना शक्तिशाली था, दूसरों को एहसास हुआ कि वह झाई ओ परिवार में सबसे मजबूत प्रतिभाशाली था और उसकी युद्ध शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। जैसे ही झील से पानी की बूंदें बारिश की तरह गिर रही थीं, बेई हान, जिसने एक हाथ से तलवार पकड़ी हुई थी, ने अपना सिर पीछे की ओर किया और एक गंभीर नजर से अपने अधीनस्थों से बकवास करना बंद करने के लिए कहा और यह भी पूछा कि क्या उन्हें वह मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी। हुड पहने हुए 3 लोगों ने अपने हाथों को अपने पेट पर रखा, उसके सामने अपना सिर झुकाया, अपनी आंखें बंद कीं और उनमें से एक ने उसे बताया कि उसे पता चला है कि युवा मास्टर युवा वुलियू सान दाओ नाम की एक महिला का पीछा कर रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि वह जियांग चेन नाम के किसी व्यक्ति के साथ यात्रा कर रही थी। बेई हान ने अपना सिर थोड़ा पीछे किया
और एक गंभीर नजर से याद किया कि लियू परिवार की लड़की लड़ाकू वर्ग से नहीं थी। उसने अपने अधीनस्थ से पूछा कि जियांग चेन नामक यह व्यक्ति कौन है। उस व्यक्ति ने बताया कि जियांग चेन ने दिव्य श्रेणी के सृजन वर्ग को जागृत किया था। उन्हें जो आखिरी बात पता चली वह यह थी कि वह रात्रि प्रहरी मुख्यालय गया था। उनमें से एक व्यक्ति ने उसकी छाती पर हाथ रखा, उसके सामने अपना सिर झुकाया, अपनी आंखें बंद कीं और बताया कि उन्हें पता चला है कि वह और लियू सान दाओ शिविर में नामांकित हो चुके हैं। उसने यह भी कहा कि हालांकि ये दोनों लोग केवल संदिग्ध थे और अभी भी कोई ठोस सबूत नहीं था। यह सुनकर बेईहान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। एक गहरी निगाह से उसने बगल की ओर देखना शुरू किया और सोचा कि वे वास्तव में इस अपराध में संदिग्ध थे। एक व्यक्ति जिसने दिव्य श्रेणी के सृजन वर्ग को जागृत किया था, वह उसके लिए बहुत दिलचस्प था। यह जानकर कि वे शिविर में नामांकित हो चुके हैं, वह राहत महसूस किए बिना नहीं रह सका क्योंकि अब उसे उन्हें खोजने के लिए कोई विशेष यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी। 3 दिनों के बाद उसने बस शिविर में उन्हें मारने का फैसला किया। उसी समय रात्रि प्रहरी मुख्यालय में जी गैंग और जियांग उसके कार्यालय में गए और सोफे पर बैठ गए। जी गैंग, जिसका एक हाथ घुटने पर टिका हुआ था, ने अपना दूसरा हाथ बगल की ओर बढ़ाया, जियांग को गौर से देखने लगा और समझाया कि भले ही उसने उसे तंजियाओ शिविर में भर्ती करा दिया था, फिर भी वह बहुत चिंतित था। उसने अपने लिए पंजीकृत लोगों में से एक शक्तिशाली सहयोगी पहले ही पा लिया था। यह व्यक्ति म्यू परिवार की छोटी राजकुमारी म्यू हन की थी, जिसकी साधना परिवर्तन के 7वें स्तर पर थी और उसे सीलिंग क्वीन के नाम से जाना जाता था। शिविर में जाने से पहले जियांग को उसके साथ एक गुप्त क्षेत्र का पता लगाना था, जिसमें वह न केवल अपने स्तर को बेहतर बना सकेगा बल्कि अपने साथियों के साथ पहले से ही संबंध भी स्थापित कर सकेगा। जियांग, जो उसके सामने सोफे की भुजाओं पर अपनी कोहनी टिकाए बैठा था, बस चुपचाप सुनता रहा। जी गैंग उसके पास आया, उसका हाथ थामा, उसे देखने लगा और मुस्कुराते हुए उसे समझाया कि उसने सुना है कि म्यू हान की न केवल बेहद खूबसूरत है बल्कि उसकी उम्र की भी है। वह जल्द ही आने वाली है, इसलिए उसने जियांग से उसे जीतने के लिए अपने आकर्षण का इस्तेमाल करने को कहा। यह सुनकर जियांग खुद को पसीने से तरबतर होने और कुछ हद तक भ्रमित होने से नहीं रोक सका। उसने जी गैंग की ओर मुस्कुराने की कोशिश की और कहा कि वह इसे आजमाने जा रहा है। उसी समय किसी ने कार्यालय का दरवाजा खटखटाया और जी गैंग ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी। म्यू हान की और एक आदमी ने दरवाजा खोला और अंदर जाने लगे। उसने एक हाथ पर अपनी कोहनी टिकाई, दूसरे हाथ से अपने सिर को सहारा दिया और जियांग को देखने लगी। उसने उन्हें बताया कि जी गैंग ने उसे किसी के साथ गुप्त क्षेत्र में जाने के लिए कहा है। आदमी ने अपना हाथ अपने सिर के पीछे रखा, अपनी आंखें बंद कीं और मुस्कुराने लगा। उसने जी गैंग से पूछा कि क्या उसने अपना मन बदल लिया है। जी गैंग ने उसे बताया कि उनके लिए उससे व्यक्तिगत रूप से मिलना सम्मान की बात है। म्यू हानकी ने अपनी बाहें क्रॉस कीं और जमीन की ओर देखने लगी, कुछ उलझन में थी। वह आदमी अपना सिर छूने लगा और मुस्कुराने लगा। यह देखकर जियांग को आश्चर्य हुआ कि क्या हो रहा है। दोनों खड़े हो गए। जी गैंग ने अपना हाथ जियांग के कंधे पर रखा, दूसरा हाथ अपनी कमर पर रखा, उसकी ओर देखने लगा और समझाया कि उसने कल उन्हें जवाब नहीं दिया था क्योंकि वह उसके दादा से नाराज था, लेकिन आज वह यह स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन एक खास शर्त के साथ। वह शर्त यह थी कि उसे जियांग चेन को अपने साथ ले जाना होगा। यह सुनकर जियांग के हाव भाव एकदम बदल गए। वह कुछ हैरान हुआ और सोचने लगा कि क्या हो रहा है। म्यू हानकी ने अपना हाथ अपने कूल्हे पर रखा और जैसे ही वह उनकी ओर बढ़ी,
उसने उससे कहा कि उसने उसे पहले ही लेवल 30 का गुप्त क्षेत्र स्क्रॉल दे दिया है। यह कहने के बाद उसने पूछा कि क्या वह अभी भी कुछ और शर्तें लगाना चाहता है। जी गैंग, जिसने अपना हाथ जियांग के कंधे पर रखा हुआ था, ने उससे कहा कि हर किसी की अपनी अपनी शर्तें हैं। यह सुनकर उसने सोचा कि वह किसी विश्वसनीय व्यक्ति की तलाश कर रहा था जिसके साथ वह स्तर बढ़ा सके, क्योंकि जियांग 50 से कम स्तर के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था। वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वह इसी कारण से उसे ढूंढ रहा था। उस आदमी ने अपनी बाहें अपनी पीठ के पीछे रखीं और एक मुस्कान के साथ चुपचाप उनकी ओर चलने लगा। वह जियांग के पास गई, उसकी आंखों में देखने लगी और उससे पूछा कि वह किस स्तर का है और उसने किस वर्ग को जागृत किया है। वह उसकी ओर देखने लगा और शांत स्वर में उसने बताया कि वह स्तर 17 का है और उसने सृजन वर्ग को जागृत किया है। यह सुनकर उसने अपनी कमर पर हाथ रखा, दूसरे हाथ से जियांग की ओर इशारा किया, उसे तिरस्कार से देखा और यह देखकर कि वह सृजन वर्ग का स्तर 17 का नौसिखिया था, उसने उसे कचरा कहा। जियांग गुस्सा होने से खुद को रोक नहीं सका और उसे लगा कि वह एक बिगड़ैल बच्ची है। जी गैन गुस्से से फट पड़ा। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और एक घृणित नजर से उसने उसे एक अच्छा सबक सिखाने की तैयारी की। उसने उसे एक खोखली बच्ची कहा और उससे कहा कि वह अधिक सम्मान दिखाए क्योंकि जियांग ने एक छिपी हुई दिव्य रैंक को जागृत किया था। यह देखकर दूसरे आदमी ने उसे कमर से पकड़ लिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और एक जबरदस्ती मुस्कुराहट के साथ उसे शांत होने के लिए कहा, यह समझाते हुए कि मोहंकुई का प्रेमी अभी अभी उसे छोड़कर गया था और इसलिए वह इस तरह से व्यवहार कर रही थी। उसने अपना सिर पीछे की ओर घुमाया और यह देखकर वह डरने लगी। उसे लगा कि इस बार वह बहुत आगे निकल गई है। जियांग ने अपना सिर जी गैंग की ओर घुमाया और उसका रवैया देखकर वह कुछ हद तक हैरान और भ्रमित हो गया। वह घबरा गई, उसने अपना शरीर उसकी ओर घुमाया, अपनी आंखें बंद कीं, अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाए, उससे माफी मांगी और उसे शांत होने के लिए कहा। जियांग ने अपने हाथ से उसके सिर को छूना शुरू कर दिया और सोचा कि यह स्थिति अजीब है। जिस गुप्त क्षेत्र में वे जा रहे थे उसे लाइट का गांव कहा जाता था। यह 30 स्तर का था और प्रवेश की आवश्यकताएं थीं कि 50 स्तर से नीचे के अधिकतम 5 लोग ही प्रवेश कर सकते थे। इस गुप्त क्षेत्र को पूरा करने की शर्तें सभी राक्षसों को खत्म करना, बॉस को मारना या बलिदान वेदी को नष्ट करना था। कई घंटे बाद वे पोर्टल पर पहुंचे। डुआन फेंग, जिसका एक हाथ उसकी कमर पर था, ने अपना सिर उनकी ओर घुमाया और एक गंभीर नजर से सभी को ध्यान से सुनने के लिए कहा। इस बार वह नेता बनने जा रहा था। उसने सभी को यह याद रखने के लिए कहा कि अगर वे गलती से अलग हो गए या खुद को खतरे में पाया तो उन्हें तुरंत इस टेलीपोर्टेशन बिंदु पर वापस लौटना चाहिए। हालांकि इस गुप्त क्षेत्र के अस्थिर होने की संभावना कम थी, लेकिन किसी भी स्थिति में सावधानी बरतनी थी। सभी को तुरंत यहां वापस आना था और गुप्त क्षेत्र छोड़ना था। म्यू हेनकुई, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं, चुपचाप सुनते हुए उसे मुस्कुराहट के साथ देखने लगी। जू बिलिंग जियांग के पास गया, पोर्टल की ओर अपना हाथ बढ़ाया, अपनी आंखें बंद कीं और मुस्कुराते हुए उसे बताया कि लेवल 30 गुप्त क्षेत्र स्क्रॉल की कीमत कम से कम 1 बिलियन है। झाओ की, जो अपने दूसरे हाथ से अपनी कोहनी को पकड़े हुए थी, भी चुपचाप सुनती रही। मुहेनकुई, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं, ने अपना सिर पीछे घुमाया और जियांग को देखने लगी। उसने उसे नौसिखिया कहा और उससे कहा कि वह गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद बच्चे की तरह रोना शुरू न करे क्योंकि यह केवल उन्हें पीछे रखेगा। जियांग बस उसे घूरने लगा और चुप रहा। सभी लोग पोर्टल में प्रवेश कर गए।
जू बिलिंग ने अपना सिर पीछे घुमाया और मुस्कुराते हुए उससे कहा कि वह चिंता न करे क्योंकि वह उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेगा। जियांग पोर्टल की ओर चलने लगा और इस गुप्त क्षेत्र के केवल 30 स्तर होने के बावजूद उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।